नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जीके में। इस वीडियो में समझने वाले हैं सभी प्रकार की ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। ये सभी जो ऊर्जाएं हैं, इन सभी ऊर्जाओं के बारे में समझने वाले हैं। इस क्लास में हमने एकदम बेसिक तरीके से क्लियर कराया है कि ऊर्जा क्या होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि ऊर्जा क्या है। जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। जैसे तेज चलती हुई हवा, जो तेज चलती हुई हवा है उसमें कौन सी ऊर्जा है, या बैटरी से जलता हुआ बल्ब, बंदूक से निकली हुई गोली, झरने से गिरता हुआ पानी आदि सभी में कोई ना कोई ऊर्जा होती है। अब परीक्षा में क्वेश्चन बनता है तेज चलती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा होती है। तो अभी आप शायद ना बता पाओ, लेकिन यकीन मानिए वीडियो को अंत तक देखने के बाद में आपको सब क्लियर हो जाएगा कि तेज चलती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा होती है, बैटरी से जलते हुए बल्ब में कौन सी ऊर्जा होती है, इसी प्रकार से बंदूक से निकली हुई गोली में, झरने से गिरते हुए पानी में, इन सभी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो चलिए समझते हैं आगे। ये कुछ जो ऊर्जा होती हैं उनके टाइप दिए हुए हैं, जैसे थर्मल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी आदि ये सभी एनर्जी के प्रकार हैं। अब कुछ आपको दिख रहे होंगे, जैसे लाइट एनर्जी यानी कि जो बल्ब जलता है वह कौन सी ऊर्जा होती है। तो ये होती है विद्युत ऊर्जा। ये विद्युत ऊर्जा के कारण बल्ब जलता है। इसमें से कुछ तो आपको समझ में आ रहे होंगे, जैसे ये केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार से सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आगे समझते हैं। ऊर्जा के लिए जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय, यानी कि E बराबर P/T। ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी समझते हैं। ऊर्जा दो प्रकार की होती है। नंबर एक गतिज ऊर्जा, जिसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। नंबर दो स्थितिज ऊर्जा, इसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और जो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर बनती है वह बनती है यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है इसे देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण मौजूद होने वाली ऊर्जा है। यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वह कोई वस्तु या तो गति की अवस्था में होगी या स्थिति की अवस्था में होगी, इन दोनों के कारण जो मौजूद होने वाली ऊर्जा होगी उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसे वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। ये यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh+1/2mv²। यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखिएगा, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। जो ये वाला होता है ये होता है मैकेनिकल एनर्जी। ये जो पूरा फॉर्मूला है मैकेनिकल एनर्जी का। आगे समझते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे एक चलती हुई गाड़ी, बहता हुआ पानी, घूमता हुआ पहिया, गिरता हुआ उल्का पिंड, उड़ता हुआ जहाज, ये सभी गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। जैसे इमेज के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। अब ये पिंड है, ये नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, इसमें गतिज ऊर्जा। ये वॉकिंग करते हुए एक व्यक्ति चल रहा है, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। ये ऊपर से नीचे की ओर व्यक्ति गिर रहा है, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। ये जो सभी हैं ये गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। आगे गतिज ऊर्जा
जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जहाँ m मास है यानी कि द्रव्यमान, v वेलोसिटी यानी कि वेग है। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो स्थितिज ऊर्जा जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो हम उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ऊंचाई पर रखा पत्थर, खींची हुई धनुष की डोरी, जलाशय में संग्रहित पानी, ये आदि सभी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। जैसे अब एक ये बांध है, ये डैम है, इसके अंदर ये पानी निहित है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। जब इसे छोड़ोगे तो इसके अंदर से एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से जो वस्तुएं कार्य कर सकती हैं उन्हें ऊर्जा कहते हैं। अब समझते हैं आगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है mgh, जहाँ m द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है और h ऊंचाई होती है। इसे u बराबर mgh भी बोला जाता है, लिखा जाता है। याद रखिएगा जितने भी पॉइंट हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो सभी पॉइंटों को एकदम अच्छे से क्लियर करते चलिएगा। अब समझते हैं ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में समझते हैं। विभिन्न वस्तुओं के जलने, सौर ऊर्जा के विकिरण या दो सतहों के घर्षण आदि से जो गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अब जो वस्तुएं किसी वस्तु के ताप को बढ़ाने का गुण रखती हैं, ये एक और पॉइंट है इसमें कि जो वस्तुएं किसी वस्तु के ताप को बढ़ाने का गुण रखती हैं उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे हथेलियों के रगड़ने से हथेली का गर्म होना, ये ऊष्मीय ऊर्जा है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। कमरे में हीटर जलने से कमरे का गर्म होना, इसमें भी ऊष्मीय ऊर्जा होती है। सूर्य से पृथ्वी पर गर्मी उत्पन्न होना आदि उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जो रगड़ने से या इस प्रकार से ये ऊष्मा उत्पन्न करती हैं उन सभी को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं कि रूम में जो हीटर चलाया जाता है तो इसके कारण देखा होगा कि आपने कभी कभी कमरे की दीवारें गर्म हो जाती हैं, तो ये किसके कारण होती हैं? ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। आयरन है, आयरन में नीचे जो प्लेट होती है वो गर्म हो जाती है, गर्म होके जो कपड़ों पर प्रेस करते हैं कपड़े गर्म हो जाते हैं, तो इस कारण से इसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ये सभी उदाहरण ऊष्मीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। आगे समझते हैं प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा क्या होती है? तो विभिन्न प्रकार के स्रोतों जैसे सूर्य, दीपक, विद्युत बल्ब आदि से उत्सर्जित प्रकाश में जो ऊर्जा निहित होती है उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर कुकर से भोजन का पकना, सूर्य का प्रकाश, जलता हुआ दीपक, जलता हुआ बल्ब, ये सभी प्रकाश ऊर्जा के उदाहरण हैं। जैसे प्रकाश है, रोशनी देता है, सूर्य है, सूर्य भी रोशनी देता है, दीपक है, जलता है, जल करके रोशनी देता है। ये ऐसे सभी जितने भी उदाहरण होते हैं वह सभी प्रकाश ऊर्जा के उदाहरण हैं। चलिए आगे समझते हैं रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी क्या होती है। तो रासायनिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो रसायनों के भीतर संग्रहित होती है, जैसे ईंधन, भोजन या बैटरी। यह ऊर्जा रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान मुक्त हो सकती है। जैसे चूने को पानी में डालने पर पानी का उबलना, ये एक रासायनिक क्रिया है। अब जब चूने को पानी में डालेंगे तो पानी उबलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद में पानी जैसा था वैसा का वैसा हो जाएगा। तो इसका ये उद्देश्य, इसका ये है मतलब है कि यह ऊर्जा रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान मुक्त हो सकती है। आगे समझते हैं विभिन्न अम्लों व क्षारों के संयोग से सेल का निर्माण करके बल्ब जलाना। जब
एक बैटरी होती है या सेल होता है, उससे बल्ब जलाएंगे तो कुछ समय तक बल्ब जलेगा और उसकी एनर्जी समाप्त होने के बाद में बल्ब बंद हो जाएगा जलना। तो ये सब किस में होता है? ये होता है रासायनिक ऊर्जा में। जैसे इसके उदाहरण हैं बैटरी, प्राकृतिक गैस, कोयला, लकड़ी आदि। ये सभी रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। इमेज के माध्यम से समझते हैं कि ये एक सेल है, सेल से बल्ब को जलाया जाता है। जब सेल से बल्ब कुछ समय तक जलेगा, लेकिन इसमें से रासायनिक ऊर्जा मुक्त होने के बाद में बल्ब का जलना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से जब कोयले को जलाते हैं तो कुछ समय तक कोयला जो है ऊर्जा देता है, आग देता है, और कुछ समय व्यतीत होने के बाद में इससे रासायनिक ऊर्जा मुक्त हो जाती है और ये अपने एक राख की अवस्था में रह जाता है। आगे समझते हैं रासायनिक ऊर्जा के प्रयोग। अब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कार की बैटरी या फ़ोन की बैटरी। ये रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग है। आगे प्राकृतिक गैस, इसका उपयोग प्राकृतिक गैस को जलाकर ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग घरों और उद्योग में किया जाता है। जैसे गैस होती हैं, सीएनजी गैस देखी होगी आपने, मतलब गाड़ियों में डलवाई जाती है, तो कुछ समय तक गाड़ियां उससे गैस से चलती हैं और गैस के समाप्त होने के बाद में मुक्त होने के उसमें से जो रासायनिक क्रिया होती है, उसके मुक्त होने के बाद में गाड़ियां चलना बंद हो जाती हैं। अगला कोयला। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिसमें रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है, जिसे जलाने पर ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट लकड़ी। लकड़ी में रासायनिक ऊर्जा होती है जो दहन से ऊष्मा के रूप में मुक्त हो जाती है। ये सभी उपयोग हैं। विद्युत ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि के प्रवाह से उत्पन्न होती है। ये जो विद्युत ऊर्जा है ये आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के प्रवाह से उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा विभिन्न स्रोतों जैसे बिजली संयंत्र, पावर प्लांट, सौर पैनल, पवन टरबाइन आदि से प्राप्त की जाती है। इसे इमेज के माध्यम से समझते हैं कि सौर पैनल से ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, पवन टरबाइन से कैसे प्राप्त की जाती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पवन चक्की, पवन टरबाइन क्या होता है। तो पवन चक्की आपने कभी कभी देखी होंगी फिल्मों में या मोबाइल में कहीं भी देखी होंगी कि इस तरीके से लगी हुई होती हैं और ये जो ऊपर पंखा होता है ये घूमता रहता है। तो ये किसके कारण घूमता है? ये घूमता है गतिज ऊर्जा के कारण, यानी कि हवा चलती है तो हवा चलने के कारण ये पंखा घूमता है। और ये घूमने के बाद इसमें अंदर इस वाले में देख सकते हैं जो अंदर एक जनरेटर लगा हुआ होता है जो रेड कलर में दिख रहा होगा आपको। ये जनरेटर से एक शाफ्ट कनेक्ट हुई होती है, जो शाफ्ट इस पंखे से और जनरेटर से कनेक्ट हो रखी होती है, जिसके कारण ये जनरेटर घूमता है और घूम करके ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है पवन चक्की से, ये इस जनरेटर के कारण प्राप्त होती है। पहले ये पंखे हवा से घूमते हैं और ये पंखे इस जनरेटर को घुमाते हैं और जनरेटर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से पवन चक्की से विद्युत ऊर्जा बनती है। आगे देखते हैं जो सोलर पैनल होते हैं इनसे कैसे बनती है। तो जो सोलर पैनल होते हैं, सोलर पैनल डायरेक्ट करंट देते हैं और डायरेक्ट करंट से अल्टरनेटिंग करंट के लिए एक सोलर इन्वर्टर लगाया जाता है, जिसके कारण सोलर पैनल से जो सौर ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और समझते हैं जो टरबाइन होता है उसका कार्यप्रणाली क्या है। जो टरबाइन में एक रोटर होता है जो तरल या गैस की गति से घूमता है। जैसे कि अभी आपने देखा था एक टरबाइन था, यानी कि जो पंखा टाइप का था,
वही वो हवा के माध्यम से घूम रहा था। इसमें ऐसे ही बोला है कि तरल या गैस की गति से घूमता है। यह रोटर ब्लेड या पंखों से जुड़ा हुआ होता है जो तरल या गैस की ऊर्जा को अवशोषित करके रोटर को घुमाने का काम करते हैं। टरबाइन कई प्रकार के होते हैं, जैसे भाप टरबाइन, पवन टरबाइन, गैस टरबाइन। यदि आप टरबाइन के बारे में अच्छे से जानकारी लेना चाहते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे अगली वीडियो टरबाइन के ऊपर हम ला सकें। आगे समझते हैं विद्युत ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। तो विद्युत ऊर्जा का निर्माण कोयला, गैस या तेल को जलाकर पानी को गर्म किया जाता है, जिसके कारण भाप बनती है। भाप के द्वारा ये सबसे पहले देखा जा रहा है कि जो भाप से विद्युत ऊर्जा निर्माण होती है वह कैसे होता है। तो भाप के द्वारा टरबाइन घूमता है जो जनरेटर को चलाता है और जनरेटर इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा कि भाप ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। जो कोयला या गैस या तेल को जलाकर पानी को गर्म किया जाता है, जिसके कारण भाप बनती है। भाप के द्वारा टरबाइन घुमाया जाता है जो जनरेटर को चलाता है और जनरेटर इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे आपने देखा होगा गांव में जो जनरेटर होता है वह ईंधन यानी कि तेल के माध्यम से चलता है। जो उसमें टरबाइन होता है वह घूमता है तेल से चलने के बाद में वो टरबाइन घूमता है और टरबाइन घूम करके उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार से ये भाप के द्वारा टरबाइन घूमता है और ये जनरेटर द्वारा इस ऊर्जा को, जो भाप की ऊर्जा है, उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलिए आगे समझते हैं कि पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे बनती है। तो जो पवन ऊर्जा होती है, पवन टरबाइन के ब्लेड हवा की गति से घूमते हैं जो एक जनरेटर को घुमाते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा था, एक पवन ऊर्जा यानी कि पवन चक्की जो लगी हुई थी वो पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को कैसे बनाती है। तो पवन ऊर्जा चलती है, उसे टरबाइन होता है, टरबाइन को घुमाने का कार्य करती है। उसके द्वारा जो जनरेटर को घुमाते हैं, जनरेटर इस यांत्रिक गति को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस प्रकार से पवन टरबाइन से विद्युत ऊर्जा बनती है। चलिए आगे समझते हैं सूर्य ऊर्जा क्या है। तो सूर्य ऊर्जा के बारे में थोड़ा समझते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा है जिसमें प्रकाश और गर्मी शामिल हैं। जो सौर ऊर्जा होती है उसमें प्रकाश और गर्मी शामिल हैं, याद रखिएगा। आगे सौर ऊर्जा सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है जिसे हम विभिन्न तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। इसके उपयोग देखते हैं कि किन किन तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले ये सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा होती है, इसे सीधे जो पैनल लगे हुए होते हैं, सोलर पैनल, उन पर सीधे डायरेक्ट पड़ती है। उसके कारण इन पर प्रकाश और ऊष्मा के कारण ये हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, जिससे ये एक करंट उत्पन्न करते हैं। ये डायरेक्ट करंट देते हैं, लेकिन डायरेक्ट करंट को विद्युत करंट में परिवर्तित करने के लिए इनमें एक सोलर इन्वर्टर लगाया जाता है। उसके माध्यम से ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आगे समझते हैं जैसे कि उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि बिजली पैदा करना, इससे बिजली पैदा कर सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, इमारतों को गर्म कर सकते हैं। और जो ये ऊर्जा होती है यह प्रकाश और गर्मी के रूप में आती है और इसे विभिन्न तरीकों से इकट्ठा करके उपयोग किया जाता है। यानी कि इसे विभिन्न तरीकों से उपयोग करके इकट्ठा करके उपयोग किया जा सकता है। वह जैसे सोलर पैनल से बैटरी चार्ज करके बाद में बल्ब को जला सकते हैं। इसी से मोबाइल चार्ज करके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन चला सकते हैं। इसी प्रकार से इसे इकट्ठा करके उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद समझते हैं जो ध्वनि ऊर्जा होती है, साउंड एनर्जी, ये क्या है। तो जब कोई चीज़ कंपन करती है तो वह ऊर्जा उत्पन्न करती है जिसे हम ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं।
यह ऊर्जा तरंगों के रूप में यात्रा करती है और विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरती है, जैसे कि हवा, पानी या ठोस आदि ऐसे माध्यमों से होकर गुजरती है। और ध्वनि ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं? तो ध्वनि ऊर्जा का उपयोग मनुष्यों और जानवरों द्वारा एक दूसरे के साथ संवाद करने यानी कि बातचीत करने के लिए किया जाता है। ये भी कार्य कर रही है। क्या कार्य करती है? कि एक दूसरे से बातचीत करने या सुनने का कार्य करती है, जो ध्वनि ऊर्जा होती है। अब ध्वनि ऊर्जा का उपयोग करके हम एक दूसरे के से बात कर सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं और अलार्म सुन सकते हैं। ये सभी कार्य करती है जो ध्वनि ऊर्जा होती है। आगे समझते हैं नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। तो नाभिकीय ऊर्जा परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का भंडार है। इस ऊर्जा का विखंडन अथवा संलयन करके इस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि विखंडन क्या होता है। अब आप लोग सोचोगे कि जब विखंडन समझ में नहीं आ रहा तो नाभिकीय ऊर्जा कहाँ से समझ में आएगी। तो सबसे पहले विखंडन समझते हैं कि आखिर ये विखंडन होता क्या है। तो नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण न्यूट्रॉन और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि नाभिकीय विखंडन क्या है। जिसके कारण न्यूट्रॉन और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब इसके आगे देखते हैं नाभिकीय संलयन क्या होता है। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये नाभिकीय विखंडन के जस्ट अपोजिट होता है जो नाभिकीय संलयन है। आगे समझते हैं नाभिकीय ऊर्जा से ही नाभिकीय रिएक्टर द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। समझ में आया होगा कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। नाभिकीय ऊर्जा से ही नाभिकीय रिएक्टर द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आगे समझते हैं द्रव्यमान ऊर्जा क्या होती है। द्रव्यमान ऊर्जा यानी कि मास एनर्जी। आगे समझते हैं द्रव्यमान ऊर्जा प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा संचित करती है। नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होती है, जिसकी गणना आइंस्टीन के सूत्र E बराबर mc² के आधार पर की जा सकती है। देखते हैं जहाँ E बराबर ऊर्जा है यानी कि एनर्जी, m बराबर मास यानी कि द्रव्यमान और c बराबर होता है प्रकाश का वेग। इसका जो सूत्र है, जो आइंस्टीन ने सूत्र दिया था, वह सूत्र है E बराबर mc²। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे अगली वीडियो आपके बताने अनुसार ला सकें।